नमस्कार। मैं डॉक्टर निखिल मेहता, कैंसर रोग विशेषज्ञ एवं कैंसर सर्जन हूं। मैं न्यू लाइफ कैंसर क्लिनिक सी स्कीम में डायरेक्टर हूं एवं HCG कैंसर हॉस्पिटल मानसरोवर में सीनियर कंसल्टेंट कैंसर सर्जन कार्यरत हूं। पिछली बार हमने बात करी कि सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस भारत में क्यों बढ़ रहा है और कितना है और इसको पहचाने कैसे। उसी उपलक्ष्य में हम आज बात करेंगे कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए डायग्नोसिस के लिए और उसके उपचार के लिए या निदान के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई महिला हमारे पास सस्पिशन से पकड़ में लाती है कि उसको बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, तो हम सबसे पहले उसकी जांच करते हैं। जांच में हम सबसे पहले 2 उंगलियों से उसका निरीक्षण करते हैं कि उसको कितनी बड़ी गांठ है, या गांठ आसपास की दीवारों पे तो नहीं चिपकी हुई, या पेशाब की नलकी पे या लैट्रिन के रास्ते पे या किसी और तरीके से तो नहीं चिपकी हुई, या फिर उसमें लिम्फ नोड्स या गांठाने तो नहीं हैं। तो उससे हमारी क्लिनिकल स्टेज निर्धारित हो जाती है। या फिर गांठ कितनी बड़ी है, और उसके अलावा कई बार हम कोल्पोस्कोप या प्रोक्टोस्कोप या फिर स्पेकुलम डाल के भी देखते हैं कि गांठ कितनी बड़ी दिख रही है। एक बार ये देखने के बाद फिर हम उसका अगर पानी आ रहा है या गंदा पानी या सफ़ेद रंग का या पीले रंग का, तो उसको जांच लेते हैं, जिसको हम पैप स्मीयर भी बोलते हैं। ये हम एक स्वैब में लेते हैं और जिसको हम दूरबीन के अंदर निरीक्षण कर कर देखते हैं कि उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल सेल्स ऐसे तो नहीं हैं जो कैंसर का रूप निर्धारित कर चुके हैं या फिर कैंसर बन सकते हैं। अगर पैप स्मीयर में हमें कई बारी अगर शक आता है कि ये कैंसर का रूप हो सकता है, तो हम उसकी एक छोटी सी स्पेकुलम डालकर टुकड़े की जांच लेते हैं और उसको फिर बायोप्सी के लिए भेजते हैं। उसमें हमें कैंसर का रूप निर्धारित होता है कि ये सेल्स किस तरीके के हैं, या स्क्वेमस सेल्स हैं या एडिनो सेल्स हैं, वो किस तरीके का कैंसर है और हमें उसका इलाज कैसे करना है, या कैंसर है या नहीं है। तीसरा तरीका ये है कि हम कई बार दूरबीन के द्वारा भी ये टेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम कोल्पोस्कोपिक डायरेक्टेड बायोप्सी भी बोलते हैं। क्योंकि कई बार ट्यूमर छोटा होता है जो आंखों को नहीं दिखता, तो हम दूरबीन डालकर कोई छोटे से छोटा ट्यूमर भी दिख रहा है तो उसकी बायोप्सी लेकर उसका डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। कई बार हम सिर्फ क्यूरोटैच भी कर देते हैं और ट्यूमर को टेस्टिंग के लिए ले लेते हैं। अगर हम पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं और हमें लगता है कि परेशानी पेशाब के द्वार पर चिपक रही है, या फिर CT स्कैन या MRI स्कैन में ऐसा लगता है कि पेशाब की दीवार पर बीमारी है, या फिर मरीज़ कंप्लेंट करता है कि हमें बच्चेदानी के मुंह से पेशाब आ रहा है, तो हम उसकी एक पेशाब के रास्ते की दूरबीन की जांच भी करते हैं, जिसको हम सिस्टोस्कोपी बोलते हैं। ये देखने के लिए कि बीमारी पेशाब के रास्ते में तो नहीं फैली है, और अगर फैली है तो हमें उसका निदान करने की भी आवश्यकता है या नहीं है। उसी उपलक्ष्य में कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ को लैट्रिन जाने में दिक्कत हो रही है, या फिर पेट में दर्द हो रहा है, या फिर पेशाब के रास्ते में या बच्चेदानी के रास्ते में लैट्रिन आ रही है, तो हम उसकी एक कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी यानी लैट्रिन के रास्ते की जांच भी करके देखते हैं, ये देखने के लिए कि ये कैंसर कहीं लैट्रिन के रास्ते में तो नहीं आ गया है। अगर ये ऐसा आ गया तो हमें उसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। एक बार हम ये सब जांचें कर लेते हैं और हमारा बायोप्सी में कैंसर कंफर्म हो जाता है, तो हमें उसकी स्टेज निर्धारित करने के लिए रेडियोलॉजिकल टेस्ट की मदद भी लेनी पड़ती है, जो कि CT स्कैन या MRI स्कैन या फिर PET CT स्कैन के रूप में हो सकती है। MRI स्कैन या CT स्कैन हमें यह बताता है कि ये कैंसर फाइनल कौन सी स्टेज में है, और PET स्कैन ये बताता है कि कई बार हमारे पास जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जो कई बार CT स्कैन MRI में नहीं पता करते, तो PET स्कैन में वो लिम्फ नोड दिख जाते हैं, और ये भी पता लग जाता है कि कैंसर उसी जगह पर सीमित है या पूरे शरीर में या कहीं और जगह फैल चुका है। सर्वाइकल कैंसर की लगभग 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज वो होती है जब हम कैंसर को एक ही जगह पर पाते हैं और आसपास की दीवारों पे या कहीं और नहीं चिपका होता। सर्वाइकल कैंसर की दूसरी स्टेज में कैंसर वहीं पर रहता है और आसपास की दीवारों से चिपक जाता है। तीसरी स्टेज में यह मूत्राशय के रास्ते में जा सकता है और गांठों में भी पाया जा सकता है। चौथी स्टेज वो होती है जब कैंसर फैल गया होता है, यानी
नीचे पेल्विस को छोड़कर पेट में या छाती में इसके कण चले जाते हैं और वो कैंसर एडवांस हो चुका होता है। पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज में इस कैंसर का इलाज पूरे तरीके से अच्छा हो सकता है, लेकिन चौथी स्टेज में हमें मरीज़ की सिर्फ जान बचाने की या उसको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देने की या उसके कुछ अच्छे दिन निकाल सके, वो एम रहता है। अब इसी उपलक्ष्य में हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हम सबसे पहले हम बात करेंगे CIN स्टेज की, यानी कैंसर जब तक हुआ भी नहीं होता, जिसको हम कैंसर इन सिटू भी बोलते हैं। कैंसर इन सिटू एक ऐसी स्टेज होती है, ये कैंसर बनने से पहले की स्टेज होती है, जिसमें हम इस कैंसर का इलाज बच्चेदानी को बचाकर भी कर सकते हैं। इसका इलाज या तो फ्रैक्शनाइजेशन लेज़र से कर सकते हैं या फिर दूसरी तरीके से हम इसको क्यूरेटेज या कोनाइजेशन करके बायोप्सी करके भी कर सकते हैं। तो इसमें हम बच्चेदानी को बचा भी सकते हैं और बीमारी को पूरे तरीके से निकाल भी सकते हैं। अगर उसी उपलक्ष्य में हम बात करें कि अगर हमें बच्चेदानी का कैंसर पहली स्टेज में या दूसरी A स्टेज में, बहुत ही शुरुआती स्टेज में CT स्कैन या MRI स्कैन में मालूम पड़ता है, तो हम इसकी सर्जरी करके इसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर सकते हैं। इसकी सर्जरी हम बच्चेदानी को, बच्चेदानी के मुंह को, आसपास के टिश्यू को, आसपास के लिम्फ नोड जिसको हम पेल्विक लिम्फ नोड बोलते हैं, या पेट की गांठों को जिसको हम पैराओर्टिक लिम्फ नोड बोलते हैं, इन सबको अच्छे तरीके से निकालकर मार्जिन लेकर निकालते हैं ताकि इस कैंसर को जड़ से ख़त्म कर सकें। यूजुअली अगर पेशेंट इन शुरुआती स्टेजों में आता है तो 90% चांस है कि हम उस पेशेंट को 5 साल से ऊपर एक अच्छा जीवन दे सकें। कई बार पेशेंट्स को पहली या दूसरी A स्टेज में ऑपरेशन के बाद जिस पैथोलॉजी रिपोर्ट आती है, एक आधे ट्रीटमेंट की और भी आवश्यकता बढ़ती है, जिसको हम रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी या फिर कीमो रेडियोथेरेपी भी बोलते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको इन ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं खाली सर्जरी द्वारा ही पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। इस कैंसर का इलाज यूजुअली ओपन सर्जरी माध्यम से ही किया जाता है, लेकिन कभी कभी लेप्रोस्कोपी की मदद ली जाती है, जो कि कम चांसेस हैं कि हम इस ऑपरेशन को लेप्रोस्कोपी द्वारा करें। अगर यही कैंसर दूसरी B स्टेज में या फिर तीसरी स्टेज में आता है तो इसमें ऑपरेशन संभव नहीं हो पाता। उस केस में हम इसका इलाज किरणों से और दवाइयों से, यानी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से करते हैं। कीमो और रेडिएशन का इलाज लगभग 1.5 महीना चलता है, जिसमें कि हफ्ते में 5 दिन तक रेडिएशन चलती है और ये सैटरडे संडे बंद रहती है, और ये इलाज 1.5 महीना चलता है। साथ में ही हम इंजेक्शन या कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि हफ्ते में 1 बार होती है, और उससे कैंसर मुक्त हो जाता है। दूसरी तीसरी स्टेज में भी अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो 60 से 70% चांस है कि हम उसको इस पूर्ण रूप से कैंसर मुक्त कर सकें और वो अपने 5 साल से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी पाए। लेकिन यही कैंसर अगर 4th स्टेज या लास्ट स्टेज में आता है तो हमारा जो मेन ट्रीटमेंट है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए रहता है, यानी उसको थोड़ी सी ज़िंदगी कैसे दे सके और आगे की ज़िंदगी कैसे अच्छी दे सके। कई बार हमारे पास पेशेंट ऐसी स्थितियों में भी आता है कि उसका पेशाब रुक गया है या क्रिएटिनिन बढ़ गया है। इसका कारण ये होता है कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर ने पेशाब की नलकी को या फिर लैट्रिन के रास्ते को या मूत्र द्वार को पकड़ लिया है। उस उपलक्ष्य में पहली बार हमें या तो पेशाब के रास्ते एक दूरबीन द्वारा स्टेंट डालने पड़ते हैं, जिससे कि पेशाब की नलकी को खोल दें और पेशाब को नॉर्मल यूरिन आने दें, और फिर उसके बाद कीमो रेडियोथेरेपी का इलाज करें। वैसे ही ये लैट्रिन का रास्ते को भी पकड़ सकता है, तो उस केस में हमें कई बार पेट के रास्ते लैट्रिन का रास्ता भी बनाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ये कैंसर पेशाब के रास्ते या लैट्रिन का रास्ता पकड़ लिया है और उसके बाद भी कई बार हमें पेशाब की थैली को भी निकालना पड़ सकता है या लैट्रिन के द्वार को भी निकालना पड़ता है। उस ऑपरेशन को हम बहुत ही रेयर करते हैं, जिसको हम पेल्विक एक्सेंट्रेशन भी बोलते हैं। इसलिए काफ़ी चांसेस हैं कि हम इस कैंसर का निदान कर पाए, पर हमने ये देखा है कि कई बार महिलाएं शर्म के मारे इस कैंसर के प्रति जागरूक नहीं हो पाती और पानी बच्चेदानी से आता रहता है तो लेट स्टेज में दिखाती हैं। तभी हमारे लिए समस्या आती है कि हम इसका निदान नहीं कर पाते। नहीं तो इस कैंसर का इलाज आज की डेट में बहुत ही अच्छे रूप से संबंधित है। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी इस कैंसर को डायग्नोसिस होता है या फिर आपको शक है तो आप जल्द से जल्द दिखाएं और इस कैंसर का निदान करवाएं। धन्यवाद।